नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 × 10⁻⁸ ओम सेमी है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक सेमी अनुप्रस्थ काट यानी कट्टा क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या है, एक सेमी स्क्वायर। एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे, एल बराबर क्या है, 50 मीटर। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर क्या है, 1.72 × 10⁻⁸ ओम सेमी। तो इसका आर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखो, कट्टा क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, ये है सेमी में, ये है यानी वर्ग सेमी में, ये है सेमी में, तो इसको भी सेमी में बदलना होगा। 50 मीटर का कितना हो जाएगा, 50 × 100 यानी 5000 सेमी हो जाएगा। अब सूत्र क्या है कि किसी चालक प्रतिरोध नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर L × रो बट्टा एरिया, या R बराबर क्या हो जाएगा, L कितनी है, लंबाई कितनी है, 5000 सेमी, 5000 × रो क्या है, 1.72 × 10⁻⁸ बट्टा कट्टा क्षेत्रफल क्या है, 1 सेमी स्क्वायर, तो 1। आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5000 को 1.72 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 5000 × 1.72, ये आ रहा है 86,8600 × 10⁻⁸ बट्टा ये कहा से क्या हो जाएगा, संख्या यही रहेगी। आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10⁻⁸ से गुणा करिए, या तो इससे कर लेते हैं कि 2 जीरो को हटा देते हैं, या 10 से हो जाती है, तो 86 × 10⁻⁻6 ओम, और 10⁻⁻6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो, तो ये क्या हो जाएगा, 86 माइक्रो ओम। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 86 माइक्रो ओम प्रतिरोध हो जाएगा। किस ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में, देखो 86 माइक्रो ओम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 86 माइक्रो ओम। अब देखो साथियों, इसमें जो ये प्रतिरोध दे रखा, ये विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ये 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये तांबे का होता है। प्रश्न में ये लिखा था कि तांबे का तार है ये, तो मैंने तांबा हटा दिया, क्योंकि तांबे का वास्तव में देखा जाए तो 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, और इसे हल करते हैं तो इस प्रश्न में फिर ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, यानी इसको मीटर मानते हैं, तो फिर मैंने यह केवल तांबा हटा दिया। बाकी ये प्रश्न जो दे रखा है इसी के आधार पर हम हल करें। मान लो कोई सा भी ऐसा चालक है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 × 10⁻⁸ ओम सेमी है, और ये कंडीशन है, तो इसका यानी उस चालक का प्रतिरोध 86 माइक्रो ओम आएगा। तो राइट आंसर फिर क्या हो गया इसका, यानी इस प्रश्न के अनुसार देखें तो इसका राइट आंसर हो रहा है 86 माइक्रो ओम, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, यानी किसी तत्व है उसके छोटे कण को क्या कहते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ है उसका छोटा कण हो गया अणु, और अणु का छोटा कण क्या हो गया, परमाणु, और परमाणु के अंदर नाभिक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहेंगे, फिर परमाणु कहेंगे, यानी अणु का छोटा भाग हो गया परमाणु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी पदार्थ का छोटा भाग अणु, और अणु का छोटे से छोटा भाग परमाणु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर परमाणु। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है, यानी इनमें से जो दे रखे हैं वो इनमें से किस किस प्रकार के संधारित्र उपलब्ध होते हैं। कागज कैपेसिटर यानी कागज प्रकार का होता है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक यानी दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक परत कागज की लगाती है, तो वो हो गया कागज यानी पेपर कैपेसिटर।
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये भी उपलब्ध होता है, सेरामिक का कैपेसिटर ये भी होता है, माइका यानी अब्र की कैपेसिटर ये भी होता है। ये सभी यानी जो दे रखे हैं ये सभी कैपेसिटर के प्रकार है। हाँ सही है, ये सभी प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, ये सभी यानी उपरोक्त सभी है वो कैपेसिटर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? यानी जो सीलिंग रोज है इसका इस्तेमाल निम्न में से किस सीलिंग रोज का उपयोग किस में किया जाता है, यानी किसको आपूर्ति प्रदान की जाती है सीलिंग रोज के द्वारा? ऑप्शन देखो, पोर्टेबल उपकरण। पोर्टेबल उपकरण कौन से होते हैं? जैसे कि टेबल फैन, पंखा है, फ्रेश है, ये पोर्टेबल उपकरण होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं। तो इनको जो आपूर्ति देने के लिए सॉकेट प्रयोग किया जाता है, यानी निर्गम सॉकेट हम कह सकते हैं। तो सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, सीलिंग रोज का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रदीप्ति दीप यानी ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट लैंप, इसको सप्लाई देने के लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। सही है। ग्राइंडर, ग्राइंडर को हम आपूर्ति देते हैं सॉकेट के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। बिजली की इस्त्री यानी फ्रेश, फ्रेश के लिए हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। 2000 वाट का हीटर, इसके लिए हम पावर यानी फ्रेश और गीजर, ग्राइंडर और हीटर इनके लिए हम पावर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो ये यानी हीटर है तो भी हम सॉकेट का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीलिंग रोज का प्रयोग हम जो ट्यूबलाइट है यानी प्रदीप्ति दीप है इसको आपूर्ति देने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, प्रदीप्ति दीप। अगला क्वेश्चन है, निम्न संयोजन की तुल्यांकी धारिता क्या होगी? जो दे रखा है इसकी कुल धारिता क्या होगी? जो आरेख दे रखा है और पूछा है कि इस परिपथ का कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखो किस प्रकार का आरेख दे रखा है, इस प्रकार से 3 संधारित्र दे रखे हैं। इस प्रकार से 3 संधारित्र दे रखे हैं और पूछा है कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? यह है 8 फेरेड का, यह है 12 फेरेड का और यह है 6 फेरेड का। पूछा है कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखो क्या दे रखा है, इस परिपथ के अंदर देखो ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। मान लो इनका नाम दे देते हैं, यह है C1, यह है C2, यह है C3। तो देखो C2 व C3 श्रेणी संयोजन में, यानी श्रेणी संयोजन है, श्रेणी संयोजन होने पर क्या होगा कि 1/CT1, इन दोनों का मिश्रण को हम कह सकते हैं 1/CT1 बराबर हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CT बराबर क्या हो जाएगा 1/C2 का मान कितना है 12 प्लस 1/C3 का मान कितना है 6। तो 1/CT बराबर इनका लघुत्तम क्या आ रहा है 12 और 6 का लघुत्तम आ गया 12। 12 का भाग इसमें लगाया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, इसका भाग इसमें लगाया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो 1/CT बराबर कितना हो गया 2 और 1 3 बटा, यहाँ लिख देते हैं। तो 1/CT बराबर कितना हो गया 3/12। तो CT बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, यानी ये इधर आएगा गुणा में, ये इधर आएगा भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, यानी 12/3। तो CT बराबर, सॉरी ये कौन सा CT1 है, तो ये CT1 बराबर कितना हो गया 4 फेरेड में है तो फेरेड। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, यानी इन दोनों का एक साथ तुल्य प्रतिरोध ले तो कितना हो रहा है 4 फेरेड। तो यहाँ इसमें चेंज कर देता हूं। अब ये इस प्रकार का परिपथ बन गया, ये हो गया CT1 और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 4 फेरेड। अब देखो ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो C1 व CT1 समांतर में होने पर क्या हो जाएगा, कुल कैपेसिटेंस CT बराबर C1 प्लस CT1। C1 का मान कितना है 8, CT1 का मान कितना है
4 कितना हो रहा है 12 फेरेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 फेरेड। यानी इसका जो कुल जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा 12 फेरेड। किस ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में देखो 12 फेरेड। तो राइट आंसर हो गया सी 12 फेरेड है। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर में तिरछेपन का लाभ क्या है। यानी जो प्रेरण मोटर होते हैं इसके अंदर जो रोटर के स्लॉट होते हैं वो तिरछे क्यों किए जाते हैं, इसका लाभ क्या है। ऑप्शन देखो, क्रॉलिंग को रोकना सही है, कॉकिंग को टालना ये भी सही है, वर्धित रोटर प्रतिरोध से रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है ये भी सही है, उन्नत आरंभिक टॉर्क रोटर का प्रतिरोध बढ़ने से टॉर्क भी कुछ बढ़ जाता है सही है। तो ये सभी यानी जो दे रखे हैं वो सभी ही जो इंडक्शन मोटर है इसके अंदर जो रोटर के स्लॉट तिरछेकरण करने के लाभ है। तो राइट आंसर हो गया ई उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पीवीसी है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की ट्यूब है या जो इसके अलावा कोई धातु के पाइप है उनको काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कटिंग टूल कौन सा होगा जिन जो पाइप को हम काटते हैं इसके लिए। ऑप्शन देखो, मेलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा नहीं, क्लाइमर ये भी नहीं, पोकर नहीं, हेक्सा सही है, जंपर ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया डी हेक्सा। यानी हेक्सा ब्लेड और फ्रेम का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम किसी धातु या पीवीसी ट्यूब या पाइप को हम काटते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हेक्सा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेलेट का प्रयोग किसके लिए होता है। यानी लकड़ी का जो हथौड़ा होता है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। लकड़ी का हथौड़ा किसी यानी धातु की पतली धातु की चादर है उसको सीधा करने के लिए या कोई तार है उसको सीधा करने के लिए हम लकड़ी का हथौड़ा काम में लेते हैं। अब इन ऑप्शनों में देखो क्या दे रखा है, बिजली के तार जोड़ने तो दीवार में छिद्र बनाने के लिए, यानी दीवार के अंदर छिद्र बनाने के लिए, इसके लिए हम ड्रिल मशीन का या राउल प्लग टूल का प्रयोग करते हैं, इनका नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या है, लकड़ी के कार्य के लिए, लकड़ी के कार्य के लिए अब आगे और ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन सी में क्या है, बिजली के बोर्ड में स्क्रू निकालने और कसने के लिए, यानी स्क्रू को कसने या खोलने के लिए, इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु को फ्रेम काटने के लिए, इसके जस्ट ऊपर वाला प्रश्न आया था वो, यानी हेक्सा का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रिक तार निकालने के लिए, यानी निकालने का से क्या हो गया, यानी कुछ चिलन करने के लिए कह रहा है तो इसके लिए हम साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करेंगे। तार का चिलन करने के लिए या काटने के लिए तो कटिंग प्लायर का प्रयोग करेंगे। तो अब इन ऑप्शनों में देखें तो फिर बी ऑप्शन से होगा कि लकड़ी का के कार्य के लिए हम मेलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनों में जो राइट होगा वो बी होगा, लकड़ी के कार्य के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी, लकड़ी के कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहते हैं। यानी किसी परिपथ को ओपन या क्लोज करने के लिए हम क्या लगाते हैं। ऑप्शन देखो, बल्ब नहीं, स्विच सही है, तार, इलेक्ट्रिक शेल या मेलेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विच का प्रयोग करते हैं। यानी किसी परिपथ को यानी क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट करने के लिए हम स्विच का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, स्विच। अगला क्वेश्चन है दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाला परिपथ क्या कहलाता है। ऐसा परिपथ जो दो या दो से अधिक शाखाओं में, जैसे कि यही है, यहाँ से ये शाखा निकल रही है मान लो, तो एक शाखा इधर जा रही है एक ये इधर आ रही है, तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो रहा है। तो ये कह रहा है कि दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाला परिपथ क्या कहलाता है, ये समांतर, यानी ये दोनों जो लगे हुए हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो ये परिपथ समांतर परिपथ कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर परिपथ, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कुछ संवाहक जोड़ने के लिए और विभिन्न संवाहकों के लिए भिन्न भिन्न पथ प्रदान करने वाला इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, यानी अधिष्ठापन में इस्तेमाल किया जाने वाला जो युक्ति है या युक्ति है वो क्या है। यानी कुछ चालकों को जोड़ने के लिए और उनको अलग अलग पथ प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं। ऑप्शन देखो, जंक्शन बॉक्स सही है, सीलिंग रोज नहीं, फ्यूज नहीं, संधारित्र नहीं, प्रेरित नहीं। यानी इसमें क्या कह रहा है कि चालकों को जोड़ भी रहे हैं और अलग अलग पथों में भेज भी रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक
अधिष्ठ यानी वैद्युतिक अधिष्ठापन में यानी अधिष्ठापन के अंदर कह रहे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए कह रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर जंक्शन बॉक्स, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए जंक्शन बॉक्स। अगला क्वेश्चन है मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है, यानी छोटी बैटरियों का प्रयोग इनमें से किस में होता है। छोटी बैटरी या सेल है, इनका प्रयोग किस में होता है। देखो इलेक्ट्रिक, अब जो आइटम छोटा होगा उसी में छोटे सेल का प्रयोग करेंगे। अब ऑप्शन देखो इलेक्ट्रिक घड़ी, इलेक्ट्रिक घड़ी छोटी सा आकार में छोटी होती है, सही है। हवाई जहाज नहीं, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, रेडियो। अब रेडियो, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक घड़ी है इनसे बड़ी ही है। तो राइट आंसर क्या, यानी रेडियो, लैपटॉप घड़ी से ज्यादा बड़े होते हैं। हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल सब भी इनसे घड़ी से बड़े। तो सबसे छोटा आइटम कौन सा हो गया इनमें, घड़ी। तो घड़ी में प्रयोग करते हैं हम। तो राइट आंसर क्या हो गया ए इलेक्ट्रिक घड़ी। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, यानी जो शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड का बना होता है कार्बन का, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ ले तो जस्ता का। यानी जो शुष्क सेल होता है इसका जो धन होता है वो तो होता है कार्बन का, और यदि ऋण के बारे में पूछ ले तो ऋण होता है जस्ता का। तो इसमें धन के बारे में पूछा, धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका होगा, कार्बन का। कई बार ऋणात्मक के बारे में पूछ लेते, ऋणात्मक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, जस्ते का। तो राइट, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोलेनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुम्बक के रूप में परिभाषित किया जाता है। सोलेनाइड कॉइल, यानी वह कॉइल जिसका व्यास तो है कम और हम लंबाई कह सकते हैं इसे, यानी इस प्रकार से, यानी जो ये व्यास है यहाँ का ये तो है कम जबकि इसकी लंबाई है ज्यादा। तो ये हो गई सोलेनाइड कॉइल, कुंडलन या कॉइल। तो सोलेनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुम्बक के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ऑप्शन देखो केवल एक घुमाव, यानी कह रहा है कि किसके अंदर केवल एक ही लपेटन होता है, नहीं। अधिक प्रतिरोध को आवश्यक नहीं है ये। व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई, यानी व्यास की तुलना में इसकी अक्षीय लंबाई, ये लंबाई है वो ज्यादा, सही है। व्यास की तुलना में कम अक्षीय लंबाई, यानी इसकी तुलना में ये लंबाई कम है, यानी ये छोटी है, नहीं ये गलत है। व्यास के बराबर अक्षीय लंबाई, जो व्यास है उतने इसकी, यानी यहाँ की इसकी लंबाई एक और की, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ये है व्यास, इससे इसकी जो लंबाई है अक्षीय लंबाई वो ज्यादा होनी चाहिए, तो इसे हम सोलेनाइड कुंडलन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी एक उपकरण है, क्या कह रहा है, लेड एसिड बैटरी एक उपकरण है। ऑप्शन देखो विद्युत यांत्रिक या विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रिक, रासायनिक और यांत्रिक। तो लेड एसिड बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी जो हम काम में लेते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह एक विद्युत रासायनिक उपकरण है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी विद्युत रासायनिक। अगला क्वेश्चन है पैराचुंबकीय पदार्थ, पैराचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन से हैं। अब ऑप्शन देखो, यानी इसकी जो विशेषता वो पूछी है। पैरा यानी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ जिसे हमें फेरो कहते हैं, एक यानी एक तो लोहा चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय को हम पैरा कहते हैं, और एक होता है प्रतिचुंबकीय जिसे हम डाया कहते हैं। तो इसमें अनुचुंबकीय के बारे में पूछा है, नहीं पैरा चुंबकीय जिसका चुंबकशीलता का मान लगभग इकाई होता है, तो इसे हम पैरा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ऑप्शन देखो चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, सही है। द्विचुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, नहीं। चुंबक द्वारा हल्के से विकर्षित होते हैं, नहीं। लोहे को क्यूरी बिंदु से अधिक ताप पर गर्म करके उत्पत्ति किया जाता है, नहीं। इकाई से कम पारगम्यता वाले पदार्थ होते हैं, नहीं। इकाई से कम पारगम्यता वाले तो प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा कि चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील हो जाता है। यानी कोई भी
धारावहित यानी किसी चालक में से यदि धारा प्रवाहित होती है और इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो वह उसके अंदर घूर्णित यानी गतिशील हो जाता है। यह किसने खोदा? यह माइकल फेराडे ने खोजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल फेराडे, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी फेराडे की विद्युत चुम्बकीय परिवहन का नियम होगा ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइकल फेराडे, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है क्वाइल में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहते हैं? यानी कोई क्वाइल है, इसके अंदर यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उस चालक यानी उस क्वाइल में भी एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, क्योंकि वह प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था और उसमें वह क्वाइल स्वयं एक चालक है, तो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। और इस प्रकार जो प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? स्व प्रेरित, यानी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं हम, यानी स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो अब देखो ऑप्शन देखो, परस्पर प्रेरित नहीं, विद्युत द्वारा प्रेरित नहीं, क्षैतिज रूप से प्रेरित नहीं, स्व प्रेरित ईएमएफ सही है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से होगा, स्व प्रेरित ईएमएफ। और यदि दो कॉइल के बारे में पूछ ले कि एक कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है और दूसरे में विद्युत वाहक बल पैदा हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण या परस्पर प्रेरित ईएमएफ, यानी उस समय ए ऑप्शन सी होता है यदि दूसरी कॉइल के बारे में पूछ लेता तो, और स्वयं उसी कॉइल के बारे में पूछ रहा है तो डी ऑप्शन सी होगा, यानी स्व प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ का एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, विद्युत परिपथ के किसके सदस्य होता है? यानी चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युतीय परिपथ के में किसके बराबर होता है? ईएमएफ के सदस्य होता है। यानी चुंबकीय परिपथ में तो एमएमएफ, विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ, यानी इनकी तुलना यानी एक समान से होते हैं, सदस्य होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं चुंबकीय परिपथ में जो विरोध होता है चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस, वो विद्युतीय परिपथ के अंदर प्रतिरोध के तुल्य होता है, और चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स है वो विद्युतीय परिपथ में धारा के सदस्य होता है। तो इसमें तीनों के बारे में पूछ लेते हैं, यानी एमएमएफ, रिलेक्टेंस और फ्लक्स। तो इसमें एमएमएफ के बारे में पूछा है तो ये किसके सदस्य होगा? ईएमएफ के सदस्य होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश की विद्युत अपेक्षाशीलता क्या होती है? तो मुक्त आकाश की अपेक्षित विद्युतशीलता का मान 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर होता है, यानी 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो किस में है, सी ऑप्शन में देखो 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है? ऑप्शन देखो, विद्युत उपकरणों में अस्थायी चुंबक का, आगे और देखो मोटर में सही है, मूविंग कॉइल में स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं, मूविंग कॉइल में सही है, लाउड स्पीकर में इसमें भी स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर में हम अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरणों के बारे में यहाँ नाम नहीं दे रखा, जबकि स्थायी भी कर सकते हैं और अस्थायी भी कर सकते हैं विद्युत उपकरणों में। तो राइट आंसर अब इसमें क्या हो जाएगा? मोटर दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? मोटर, क्योंकि मोटर में हमेशा अस्थायी चुंबक ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, मोटर। अगला क्वेश्चन है 3 फेज वाले भार को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी 3 फेज में किस प्रकार का भार है उसको मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। तो यदि देखो किस किस प्रकार का भार होता है, एक तो होता है संतुलित भार, संतुलित भार को मापने के लिए 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है असंतुलित प्रकार का भार, यानी प्रत्येक फेज में अलग अलग भार है तो वह असंतुलित भार हो जाएगा, और इसे मापने के लिए 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग करेंगे। एक होता है संतुलित व असंतुलित, यानी 2 फेज में समान, एक में असमान, यानी वह हो गया संतुलित व असंतुलित, यानी 2 में तो लगभग बराबर है
और एक में अलग भार है, तो वह हो गया संतुलित व असंतुलित भार। इसे मापने के लिए 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलित असंतुलित, केवल कैपेसिटिव, केवल प्रतिरोधी, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी संतुलित व असंतुलित प्रकार के भार को मापने के लिए 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अगर आर 3 ओम, एक्सएल 4 ओम के साथ सीरीज में है तो इस सर्किट का इंपीडेंस यानी जेड क्या होगा। क्या कह रहा है, कोई श्रेणी परिपथ है आर और एक्सएल, यानी आर और एल श्रेणी परिपथ है। मान लो ये कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। क्या कह रहा है, जेड का मान क्या होगा यदि आर बराबर 3 ओम है और एक्सएल बराबर है 4 ओम है, तो जेड बराबर क्या होगा। तो देखो सूत्र क्या है, जेड का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो जेड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 और 9 25। तो देखो जेड का स्क्वायर बराबर हो रहा है 25, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा √25, तो जेड बराबर 5 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 ओम। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया सी 5 ओम। अगला क्वेश्चन है, लैंप लोड किस प्रकार के भार का एक उदाहरण है। लैंप लोड किस प्रकार के भार का एक उदाहरण है। ऑप्शन देखो, पूर्णतः प्रतिरोधी, लैंप लोड पूर्णतः प्रतिरोधी प्रकार का भार होता है, पूर्णतः इंडक्टिव नहीं, संतुलित, असंतुलित, पूर्णतः कैपेसिटिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, पूर्णतः प्रतिरोधी प्रकार का भार होता है। तो लैंप लोड होता है वो एक शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का भार होता है। कई बार पूछ लेते हैं इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक इकाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, पूर्णतः प्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। एक संपूर्ण यानी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक 0 होता है। यानी एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। यदि इंडक्टिव के बारे में पूछ ले तो भी 0 होता है, और यदि शुद्ध प्रतिरोधी के बारे में पूछ ले तो इकाई होता है, जो अभी मैंने पहले बताया था। अब ऑप्शन देखो, 0 लीडिंग, एकक, अनंत, 0 लैगिंग, 0 से पीएफ से 1। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अब 0 2 तेरह का, यानी 0 लीडिंग है या लैगिंग है, यानी 0 अग्रगामी है या पश्चगामी। तो कैपेसिटिव है तो 0 अग्रगामी, और इंडक्टिव है तो 0 पश्चगामी। तो 0 अग्रगामी होगा, यानी ए ऑप्शन वाला 0 लीडिंग, यानी लीड करेगा, लेग नहीं करेगा, लीड करेगा, तो 0 लीडिंग, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।